आज तू किताबों का दीवाना बन जा। आज तू किताबों का दीवाना बन जा, एक दिन दुनिया तेरी दीवानी बन जाएगी। आज तू किताबों का दीवाना बन जा, एक दिन दुनिया तेरी दीवानी बन जाएगी। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स और साइंस। गणित और विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में, ये लेक्चर क्लास कक्षा 9 के विज्ञान का है, जो कि पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, और ये छठा लेक्चर है। इसके पहले हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी वस्तु पे, किसी अगर द्रव है, द्रव होगा या गैस होगा, तो उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके पहले हमने देख लिया ताप का प्रभाव। ताप बढ़ने से कोई भी द्रव अवस्था वो गैस में बदल जाती है, कोई भी ठोस अवस्था वो द्रव में बदल जाती है, और द्रव से गैस में बदल जाती है। किससे? टेम्परेचर के इफेक्ट से। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, इसके बाद ये लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो समझ में तो ये भी आएगा, लेकिन इसके पहले वाले वीडियो आप देखेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ओके, तो देखते हैं कि किसी वस्तु पे या किसी पदार्थ के, जो पदार्थ है उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अपना जो हेडिंग है वो लगा लो आप, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव। ठीक है, किसी वस्तु पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, इस वीडियो में एकदम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण क्यों होता है, और वाष्पीकरण किससे प्रभावित होता है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ओके, एकदम डिटेल में। तो देखो, सबसे पहले आयतन क्या होता है। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान को क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। जैसे अगर ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, तो इसने स्थान कितना घेरा है, तो इसने स्थान ये घेरा है, इतना इसने स्थान घेरा है, तो इसका जो आयतन होगा ये हो जाएगा। ये घेरा गया स्थान, इसका क्या कहलाएगा? आयतन। और एक दूसरा वस्तु है, ठीक है, इसका आयतन कितना है? ये जितनी ये स्थान घेरा है उसका ये आयतन है। तो देखो, इसका आयतन ज्यादा है, इसका आयतन कम है, क्योंकि जितना स्थान ये घेरता है उसका क्या कहलाता है? आयतन का वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, तो इसका आयतन ज्यादा है और इसका आयतन कम है। इसका आयतन ज्यादा है, इसका आयतन कम है। ओके, बस अब अगर आपको आयतन समझ में आ गया तो आगे देखते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, देखो, अगर अपने पास गैस है, ठीक है, क्या है? गैस। तो देखो, कोई पिस्टन ले रहा हूं, ठीक है, कोई बर्तन ले रहा हूं, उसमें क्या काम कर रहा हूं कि इसमें भर दे रहा हूं गैस। ये क्या है? गैस है। चलो ऐसे ले लेता हूं, ये गैस है। क्या है? गैस है। ठीक है, ये गैस है। क्या है? गैस है। अब क्या काम कर रहा हूं कि एक पिस्टन लेके, ठीक है, इसको प्रेशराइज कर रहा हूं, इसको दबा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इस पे दाब लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? दाब। क्या लगा रहा हूं? दाब को बढ़ा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? दाब को बढ़ा रहा हूं। तो बताओ कि अंदर गैस है, ठीक है। अगर आप दाब को लगाओगे, अगर आप इसको प्रेशराइज करोगे, दाब लगाओगे, तो क्या ये पिस्टन नीचे जाएगा? देखो, अभी गैस, ये जो गैस के मॉलिक्यूल है, ये जो गैस के अणु है, उन्होंने इतना स्थान घेरा है। कितना स्थान? इतना स्थान घेरा है, ये स्थान। तो इनका आयतन अभी इतना है, इनका आयतन क्या है? इतना है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप दाब बढ़ाओगे, जैसे ही आप इसको पिस्टन को प्रेशराइज करोगे, इसका दाब कम हो जाएगा। पिस्टन कहाँ आएगा? नीचे आएगा, यहाँ कहीं पे आ जाएगा, यहाँ कहीं पे। तो इनका दाब क्या होगा? कम हो जाएगा। तो ये अगर आप दाब बढ़ाओगे तो ये कैसा हो जाएगा? देखो, ये पिस्टन, देखो, पिस्टन कुछ यहाँ आ जाएगा, पिस्टन कुछ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और जो गैस के अणु थे, गैस के अणु वो पास आ जाएंगे। वो क्या आ जाएंगे? वो पास आ जाएंगे। ठीक है, वो पास आ जाएंगे। ठीक है, अगर, अच्छा, ये क्या आपने क्या बढ़ाया था? ये आपने दाब को बढ़ाया था। दाब को क्या किया था? आपने बढ़ाया था। ठीक, तो दाब बढ़ाने से आयतन क्या होगा? घट गया। देखो, पहले गैस का आयतन इतना था, लेकिन जैसे आपने दाब प्रेशराइज किया, गैस का आयतन घट गया। गैस का आयतन घट गया, उसके मॉलिक्यूल पास आएंगे। उसके मॉलिक्यूल, जो गैस के मॉलिक्यूल थे, गैस के अणु थे, जिससे मिलकर गैस बना है, वो क्या हो गए? वो पास आ गए। ठीक है, अगर इसको मैं और दबाऊं, ठीक है, इसको मैं और दबाऊं, तो पिस्टन कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पिस्टन कुछ यहाँ पे आ जाएगा, और गैस के जो अणु थे वो एकदम पास आ जाएंगे, वो एकदम पास आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो, हम जानते हैं कि
जो ठोस के अणु होते हैं वो एकदम, देखो ठोस के अणु कैसे होते हैं, देखो ठोस के अणु एकदम पास पास होते हैं, ठीक है, ठोस के अणु पास पास। और देखो ये क्या है, ये ठोस है, ये क्या है, ये ठोस है, ओके, ठोस के अणु। और जो द्रव के अणु होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसलिए क्या है, ये द्रव है, ओके। और जो गैस के अणु होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, ये क्या है, ये गैस है, ये गैस है। अगर किसी प्रकार ठीक है, किसी प्रकार इस गैस के अणु को ऐसे पकड़ूं और इसको पास लेके आऊं, एकदम पास और लेके आते जाऊं, तो क्या होगा, ये जो गैस के अणु है वो पास पास आ जाएंगे। और जैसे ही ये गैस के अणु पास पास आए वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा द्रव में। जैसे ही गैस के अणु पास पास आएंगे, अरे द्रव अवस्था क्या होता है, मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर रहते हैं, तो अगर गैस के बहुत दूर है, अगर उन अणु को पास में लाओ तो किसकी अवस्था आ जाएगी, वो अवस्था आ जाएगी द्रव की, वो किसकी, लिक्विड की अवस्था आ जाएगी। तो अगर इस अणु को एकदम ऐसे पकड़ के एक में ऐसे मतलब पास पास लाऊं, ठीक है, तो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा द्रव में। तो ये जो अपने को मिलेगा ये क्या होगा, ये लिक्विड होगा, क्या होगा, लिक्विड, क्या होगा, लिक्विड, द्रव, क्या होगा, द्रव, ठीक है। तो देखो गैस के पहले मॉलिक्यूल क्या थे, दूर दूर थे, लेकिन जैसे इसको प्रेशराइज किए, इसको दाब बढ़ाए, तो गैस के अणु थोड़ा पास पास आ गए, और प्रेशराइज किए तो गैस के अणु और पास पास आ गए। तो ये जो गैस के अणु थे वो किसमें चेंज हो गए, गैस के अणु चेंज हो गए, जो गैस के अणु थे वो किसमें चेंज हो गए, वो चेंज हो गए लिक्विड में। जो गैस था वो लिक्विड में चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि जो गैस के अणु पहले दूर दूर थे, दाब बढ़ाने से आयतन कम हो गया, और आयतन कम हो गया तो उसमें चीजें क्या हो गई, वो जो गैस था वो लिक्विड में चेंज हो गया। यहाँ पे एक चीज और करना पड़ेगा कि आपने दाब तो बढ़ाया, देखो आपने क्या किया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखो आपने दाब बढ़ाया, दाब क्या किया, दाब बढ़ाया, तो आपको टेम्परेचर घटाना भी पड़ेगा, आपको ताप क्या करना पड़ेगा, ताप आपको घटाना पड़ेगा। तो ये चीजें किसमें बदल जाएगी, जो गैस था वो द्रव में बदल जाएगा। तो मुद्दे की बात यह है कि किसी गैस को आप दाब के द्वारा, किसी गैस को नोट कर लो, आप उसमें नोट में लिख सकते हो, ऐसे नोट डाल के लिख लो, किसी गैस पर दाब लगाकर, दाब को बढ़ाकर और उसका टेम्परेचर घटाकर उसे गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, ये आप एकदम अच्छे से नोट कर लो, ओके। तो सब मुद्दे की बात यह है कि जो गैस था, गैस उसको प्रेशराइज करके और टेम्परेचर को घटा के किसमें बदला जा सकता है, वो चीज बदला जा सकता है लिक्विड में, द्रव में। अब इसको नोट कर लो, अब इसको नोट कर सकते हो, अच्छे से नोट करो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर आप इसे नोट कर सकते हो, ओके। और नोट्स बनाते जाओ, नोट्स को अच्छे से बनाते जाओ, पूरे लेक्चर देख लो, सारे लेक्चर देख लो, आपकी जो एकदम साइंस है उसमें पकड़ आपकी एकदम कमांड अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अभी तक हमने देखा कि गैस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, गैस को प्रेशराइज करके उसका टेम्परेचर घटा के उसे लिक्विड में, उसे द्रव अवस्था में लाया जा सकता है, ओके। चलो एक काम आपको दे रहा हूं कि आप सोचना कि जैसे गैस को दबाकर, गैस पर दाब को बढ़ाकर उसके मॉलिक्यूल पास आ गए, तो वो और टेम्परेचर को घटाकर तो क्या हो गया, उसके मॉलिक्यूल थे वो पास आ गए, तो वो चीज लिक्विड, वो चीज द्रव में चेंज हो गई, परिवर्तित हो गई। क्या हम द्रव पर दाब लगाकर और उसके अणु को पास लाकर क्या हम उसे ठोस अवस्था में बदल सकते हैं? गैस से द्रव में आया, दाब बढ़ाकर और टेम्परेचर घटाकर, क्या दाब बढ़ाकर और टेम्परेचर घटाकर हम द्रव को ठोस में ला सकते हैं? इसके ऊपर आप विचार कीजिए, इसके ऊपर आप विचार करना, ठीक है, अच्छे से, ठीक। हाँ, तो अब देखेंगे कि इवेपोरेशन, वाष्पीकरण क्या होता है, ठीक है। अभी हेडिंग डाल दो, आप हेडिंग डालो, वाष्पीकरण, ठीक है, इवेपोरेशन। वाष्पीकरण क्या होता है?
उसके पहले चलो आप सोचो, आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्या होता है वाष्पीकरण, बताओ। इवेपोरेशन क्या होता है, व्हाट इज इवेपोरेशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखेंगे क्वथनांक क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, क्वथनांक सबसे पहले देखेंगे क्वथनांक। इसके पहले लेक्चर में बता दिया हूं, इसके पहले वाले लेक्चर में बता दिया हूं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्वथनांक क्या होता है, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग 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 पॉइंट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखो क्वथनांक क्या होता है कि अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास है पानी। क्या है, पानी। ओके, अपने पास पानी है। अगर इसे आप गर्माओगे, अगर आप इसे गर्म करोगे, किसमें, अच्छा ये पानी किसमें है, ये पानी है लिक्विड में। किसमें, लिक्विड में। किसमें, द्रव में। किसमें, द्रव है। ओके, अगर आप इसे गर्म करोगे कितने पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसे गर्म करोगे, क्या करोगे, गर्म करोगे, तो ये जो पानी ये क्या बनेगा, ये भाप बन जाएगा। ये क्या बनेगा, भाप। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाप। क्या बनेगा, भाप, जिसको बोलते हैं स्टीम। क्या बोलते हैं, स्टीम। ओके, तो ये भाप बन जाएगा। तो देखो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर किसमें परिवर्तित हो गई, भाप में। किसमें परिवर्तित हो गई, भाप में, वो गैस में। गैस में चेंज हो गई कितने डिग्री पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है और वो भाप में परिवर्तित होने लगता है। इसको बोलते हैं क्वथनांक, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं क्वथनांक। अगर मैं आपसे पूछूं कि वाष्पीकरण क्या होता है, तो वाष्पीकरण में भी भाप ही बनेगा। पहले पानी लिक्विड में होगा, द्रव में होगा, लेकिन फिर से वही चीज होगी, किसमें बनेगा, भाप में ही बनेगा, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं, 100 डिग्री से कम किसी भी सेल्सियस पर, किसी भी सेंटीग्रेड पे पानी भाप बन जाएगा। 40 सेंटीग्रेड पे भी बन सकता है, 30 सेंटीग्रेड पे भी बन सकता है, 50 सेंटीग्रेड पे भी बन सकता है, 60 सेंटीग्रेड पर भी बन सकता है, 70 सेंटीग्रेड पर भी बन सकता है। उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। पानी द्रव से भाप ही बनेगा। पानी, जल, द्रव से कोई भी चीज, लिक्विड से गैस में ही, गैस के फॉर्म में ही बनेगी, लेकिन वो चीज कहलाएगी वाष्पीकरण। कब, जब उसके क्वथनांक से कम ताप पर वो चीज भाप में बदले। ठीक है, समझ रहे हो, तो यहां पे लिख देता हूं। देखो क्वथनांक कब होता है, जब उसका जो क्वथनांक हो वो एक निश्चित, हर वस्तु का एक निश्चित क्वथनांक होता है। हर वस्तु का एक निश्चित क्वथनांक होता है और वह वस्तु उसी चीज पर बदलती है, और वह वस्तु उसी चीज पर बदलती है। जैसे बर्फ का जो गलनांक है वो कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर बर्फ नहीं पिघलेगा, तो उसका एक निश्चित बिंदु है, एक निश्चित पॉइंट, एक निश्चित ताप है। ठीक है, ऐसे ही पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलता है और वो क्या होता है, वो भाप में परिवर्तित होने लगता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर पानी नहीं खोलेगा, तो वो एक निश्चित ताप है, एक निश्चित है। लेकिन वाष्पीकरण में क्या होता है, ताप निश्चित नहीं होगा। क्वथनांक से कम ताप पर कोई भी वस्तु द्रव से गैस में, गैस के फॉर्म में बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वाष्पीकरण का लिख देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्वथनांक क्या होता है, वाष्पीकरण, तो किसी भी द्रव अवस्था का, ठीक है, किसी द्रव अवस्था का, किसी, ठीक है, किसी पदार्थ के द्रव अवस्था से, ठीक है, किसी भी उसके क्वथनांक से, उसके क्वथनांक से कम ताप पर गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रक्रिया को वाष्पीकरण
वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है, वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, कोई भी वस्तु है अगर वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए किसी भी ताप पर, उसके क्वथनांक से कम ताप पर, जैसे पानी का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे भी कम ताप पर जैसे 80 पे, 90 पे, 70 पे, 50 पे, 60 पे, वो आपने देखा होगा कि जब आप पानी चलो कुछ विचार हो जाए, आप एक कटोरा कोई बर्तन ले लो, अपने भाषा में तो कटोरा होता है, कटोरा गिलास के, तो आप कोई भी बर्तन लो, उसमें पानी लो, उस पानी में नमक, चलो नमक कुछ आपकी इच्छा हो तो उसमें नमक मिला लो, ठीक है, और उससे छत पे रखो। गर्मी के दिनों में आप छत पे रखना, और 2 दिन बाद देखना वो पानी वहां से गायब हो जाएगा, बचेगा क्या? नमक। पानी कहाँ गया? जो तापमान था, जो उस समय तापमान था गर्मी के दिनों में, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो गया नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुंचा ना तापमान, फिर भी पानी कहाँ गया? पानी कैसे भाप बन गया? पानी कैसे गैस बन गया? अधिकतम तापमान कितना होता है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्मियों के दिनों में अपना तापमान कितना होता है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री सेंटीग्रेड, यही होता है ना। उतने ताप पर भी पानी क्या हुआ? वाष्प बन गया। तो पानी वाष्प क्यों बना? उसका कारण था यही वाष्पीकरण क्यों होता है, इसका भी रीजन बताऊंगा अभी, ठीक है। तो एग्जाम्पल में कपड़े का सूखना, आप कपड़े को धोकर उसको कहाँ फैलाते हो ना, आप उसको फैला देते हो तो कपड़ा सूख जाता है। जो कपड़े में पानी था वो कहाँ गया? सोचो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो तापमान था नहीं अपना जो वातावरण है आसपास के जो तापमान था वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेल्सियस तो था नहीं। तो पानी कैसे उड़ गया? पानी उड़ा वाष्पीकरण के कारण। आप सुबह फैलाओ, शाम को देखो कपड़ा सूख गया, उसमें से पानी भाप बन गई 40 डिग्री सेल्सियस पर, 30 डिग्री सेल्सियस पर, 45 डिग्री सेल्सियस पर, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है, उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। तो एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कपड़े का सूखना। क्या होता है? कपड़े का सूखना, ठीक है, कपड़े का सूखना, ओके। अब बताओ, 1 मिनट थोड़ा देख लूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, कपड़े का सूखना, ओके, माइक ऑन ही नहीं किया था। चलो, कपड़े का सूखना, ओके। अब इसको पहले नोट कर लो, ETC। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। मेरे ख्याल से आपको वाष्पीकरण समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करो, पहले नोट्स बनाते जाओ, किताबों से मोहब्बत कर लो, दुनिया आपसे मोहब्बत करने लगेगी। किताबों की कदर किया करो, दुनिया आपकी कदर करेगी मेरे दोस्त। बात एकदम 100% सत्य है। अगर आपको कोई ढंग से नहीं बुलाता, अगर आपका नाम कोई ढंग से नहीं लेता, तो उसमें आपकी गलती है। आप उस काबिल नहीं हो, आप उस काबिल बनो, दुनिया आपको अच्छे से बुलाएगी, ठीक है। लोग आपके साथ अच्छा बिहेवियर करेंगे, अच्छे बिहेवियर से बात करेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से बात करेंगे। अगर आप उस काबिल नहीं होगे, अगर आप होगे निठल्ले, अगर आप होगे कमीने, तो आपसे कोई भी अच्छे से बात नहीं करेगा, ठीक है। तो अच्छे से अपने आप को अच्छा बनाओ, दुनिया अपने आप आपको अच्छा लगने लगेगी, ठीक है। कोई ख़राब नहीं होता, हम ख़राब होते हैं। कोई तेज़ नहीं होता, हम कमज़ोर होते हैं, ठीक है। तो अपने आप को काबिल बनाओ, ठीक है। सामने वाला तेज़ नहीं होता, हम कमज़ोर होते हैं। इसको दूर करो, आप अपने कमज़ोरी को दूर करो, सामने वाला तो अपने आप कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ओके। अब हम देखेंगे कि वाष्पीकरण क्यों होता है, वाष्पीकरण का कारण क्या है, क्यों कोई भी वस्तु द्रव अवस्था से डायरेक्ट भाप में या गैस अवस्था में बदल जाती है,
उसके क्वथनांक से कम ताप पर। उसको किस ताप पर उसको चेंज होना चाहिए था? उसको चेंज होना चाहिए था 100, पानी को किस पे भाप में बनना चाहिए था? पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी को भाप में चेंज होना चाहिए था। लेकिन पानी क्या हुआ, तो 40 डिग्री पर ही भाप में बन गया, 45 पर भी भाप में बन गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक है। रीजन 4 फॉर इवेपोरेशन। रीजन 4 इवेपोरेशन, वाष्पीकरण का कारण। वाष्पीकरण का कारण कि वाष्पीकरण का कारण क्या है? वाष्पीकरण का कारण क्या है, इसको एकदम डिटेल एकदम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो देखो, पहले होता क्या है कि अच्छा बताओ कि अगर आपको मेला देखने जाना है, अगर आपको मेला देखने के लिए जाना है और आपको कम से कम 150 रुपये आपके पास होने चाहिए। आपके पास कम से कम 150 रुपया होना चाहिए, तभी आप मेला देखने के लिए जा सकते हो। तभी आप मेला देखने के लिए जा सकते हो। और आपके पास 100 रुपया है, अगर आपके पास 150 रुपया हो जाए तो आप मेला देखने के लिए जा सकते हो। तो आपको कितना मिल जाए और क्या आप मेला देखने के लिए चले जाओगे? तो आप बोलोगे सर 50 रुपया। अगर आपको 50 रुपया और मिल जाए तो आप मेला देखने के लिए चले जाओगे, ठीक है। हाँ, बस यही याद रखना। देखो, एक गिलास लेता हूँ, ठीक है। एक गिलास लेता हूँ, अच्छा सही बन जा यार, ठीक है। एक गिलास लेता हूँ, इसमें है पानी, ठीक है, इसमें है पानी, ओके। ये पानी आप इससे गिलास, ठीक है, आप इसे गर्म मत करो, लेकिन फिर भी क्या होता है कि इसमें से जो पानी होता है वो वाष्प बनते रहता है। वाष्पीकरण उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। इससे पहले आपको बता चुका हूँ। तो देखो, जो ऊपर के अणु थे उनके पास, देखो, चाहे ठोस अवस्था हो, चाहे द्रव अवस्था हो, चाहे गैस अवस्था हो, अणु के पास क्या होता है? अणु के पास होता है गतिज ऊर्जा, किनेटिक एनर्जी। हर अणु के पास गतिज ऊर्जा होती है, मालूम है ना, बताया आपको, ठीक है। हाँ, तो सबके पास गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो अगर मैं मान लूँ, अगर अगर ऊपर वाले अणु को ऊपर उड़ने के लिए, ऊपर वाले अणु को, जो पानी के सतह पर पानी के अणु हैं, उनको ऊपर उड़ने के लिए मान लो कि 100 न्यूटन बल की आवश्यकता है, 100 न्यूटन बल की आवश्यकता है, और उनके पास 80 न्यूटन बल है, उसके पास 80 न्यूटन बल है। तो उसे कितना चाहिए? उसे अगर 20 न्यूटन बल और दे दिया जाए तो वो क्या होगा? वो उड़ जाएगा, वो भाप बन जाएगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा उसका, ठीक है। तो इसे कितना दे दिया जाए? अगर इसके पास 80 न्यूटन है, अगर इसे 20 न्यूटन और दे दो तो ये क्या हो जाएगा? ये गैस में बदल जाएगा। तो ऊपर वाला अणु क्या बोलेगा पता है? ऊपर वाला अणु अपने नीचे वाले अणु से 20 न्यूटन का बल लेके उसके पास कितना हो जाएगा? उसके पास हो जाएगा 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा। अब वो क्या करेगा? 100 न्यूटन लेके वो वाष्पीकरण में उड़ जाएगा। तो होता क्या है, जैसे आपको 100 रुपये आपके पास था, आपको 50 रुपये दिया तो आप मेला देखने के लिए चले गए। उसी प्रकार ऊपर वाले अणु के पास इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि उसे कुछ गतिज ऊर्जा और मिल जाए, इतनी एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा, ठीक है। ऊपर वाले अणु के पास इतनी ऊर्जा होती है कि उसे थोड़ा ऊर्जा और मिले, उसे थोड़ी एनर्जी और मिले तो वो चीज़ इवेपोरेट हो जाएगी, वो चीज़ भाप में बदल जाएगी, ठीक है। तो ऊपर वाले अणु के पास कुछ एनर्जी थी, उन्होंने क्या किया कि अपने नीचे वाले अणु से कुछ एनर्जी लेके ये क्या करेंगे? ऊपर उड़ जाएंगे, ठीक है, ऊपर उड़ जाएंगे। तो हुआ कि जो ऊपर वाले, जो अगर पानी लो, ऊपर के सतह के जो सतह वाले होते हैं, ठीक है, सतह वाले जो अणु होते हैं ऊपर, मतलब पानी है ना, ये पानी है, तो इसको ऊपर वाले, इसमें यहाँ जो पानी के तल पर, यहाँ पर जो तल पर जो अणु है, उनके पास
इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि कुछ और ऊर्जा उनको मिल जाए, कुछ और ऊर्जा उनको, गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। इतनी ऊर्जा होती है कि कुछ थोड़ा सी भी ऊर्जा मिल जाए तो वो चीज़ क्या होगी, वो उतना ऊर्जा हो जाएगा कि वो क्या करेंगे, वो अपना ऊपर चले जाएंगे, वाष्प में बदल जाएगा, वो इवेपोरेट हो जाएंगे। तो ये करते क्या है, वो नीचे वाले अणु से उधार लेते हैं, उधारी मांग ली। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपको ज़रूरत है, क्या करोगे, आप किसी से उधार ले लोगे, ठीक है। तो पानी के मॉलिक्यूल भी उधारी, देखो उधारी हर जगह चलती है, उधारी हर जगह चलती है भाई, हाँ ठीक है। तो क्या काम करेंगे कि वो जो ऊपर वाले अणु है अपने नीचे वाले अणु से कुछ ऊर्जा, कुछ एनर्जी उधार लेंगे और वो कहाँ, वो इवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है। यही होता है। इसलिए और उसके नीचे वाले अणु उससे नीचे लेंगे, उसके वो वाले अणु फिर उससे नीचे लेंगे, ऐसे करते करते सारे पानी क्या होते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं। ऐसा करते करते सारे पानी वाष्प में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नोट में लिख सकते हैं कि वाष्पीकरण का कारण, वाष्पीकरण का कारण अणुओं की अलग अलग ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, ठीक है। अणुओं की गतिज ऊर्जा है, इसके पास कुछ गतिज ऊर्जा होगी, इसके पास कुछ अलग गतिज ऊर्जा होगी, इसके पास कुछ अलग गतिज ऊर्जा होगी, इसके पास कुछ अलग गतिज ऊर्जा होगी, उसके नीचे वाले के पास अलग गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। उसके नीचे वाले के पास अलग गतिज ऊर्जा होगी, उसके नीचे वाले के पास अलग गतिज ऊर्जा होगी, इसके नीचे वाले के पास अलग गतिज ऊर्जा होगी। तो ये गतिज ऊर्जा अणुओं की अलग अलग है, ठीक है। ऐसे अणु जिनकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है और वो बस उनको थोड़ा गतिज ऊर्जा और मिले तो क्या होगा, वो इवेपोरेट हो जाएंगे। तो वो अपने नीचे वाले अणु से उधार लेकर, भैया थोड़ा उधार दे दो, वो चले जाएंगे ऊपर। वो ऊपर चले जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि उसका वाष्पीकरण हो गया, वो क्वथनांक से कम ताप पर क्या हुआ, भाप में बदल गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यही रीज़न होता है, ये आप नोट कर लो, ठीक है, ये आप नोट कर लो, ठीक है, ये आप नोट कर लो। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, इसके ऊपर फिर से विचार कर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। किताबों से प्यार करो, किताबों से प्यार करो, सब आपको अपने आप प्यार करने लगेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आई होप आप चीज़ों को नोट्स बनाते जाओ, पहले बता रहा हूँ, नोट्स को बनाते जाओ। बीच में आज देखो लेक्चर थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब लेक्चर आपको रेगुलर मिलते जाएंगे, क्योंकि थोड़ा अकेला हूँ, थोड़ा काम हो जाता है, पड़ जाता है, तो यहाँ वहाँ भागना पड़ता है, ठीक है। हाँ, अब देखेंगे कि इवेपोरेशन, वाष्पीकरण कैसे करने पर, क्या करने पर बढ़ जाएगा, क्या करने पर घट जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर विचार करेंगे। तो वाष्पीकरण को हेडिंग डालो, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण, कि किस किस चीज़ पर वाष्पीकरण निर्भर करता है, डिपेंड किस पर है, ठीक है। तो सबसे पहला विचार करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। कैसे, आपने अपने कप में, आप कप में चाय लो, ठीक है, आप कप में चाय लो और आप एक प्याले में चाय लो, ठीक है, प्याले में चाय लो।
कहाँ से वाष्पीकरण अधिक होगा, यहाँ से वाष्पीकरण अधिक होगा कि यहाँ से, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से वाष्पीकरण अधिक होगा, यहाँ से वाष्प अवस्था में कण अणु जल्दी बदलेंगे, ठीक है, वाष्प अवस्था में जल्दी बदलेंगे। ये जो पानी था, पानी बोलो तो चाय बोलो, कॉफ़ी बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, उसमें से देखोगे कि भाप कहाँ से निकलेगा, ज़्यादा, यहाँ से स्टीम भाप ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम है और इसका क्षेत्रफल अधिक है, इसका क्षेत्रफल अधिक है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल अधिक है, तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, वाष्पीकरण क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, सरफेस एरिया पर निर्भर करता है। सरफेस एरिया ज़्यादा तो वाष्पीकरण की दर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करोगे तो आपका जो इवेपोरेशन है, वाष्पीकरण है, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसकी जो दर है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये नंबर 1 था। अब देखेंगे नंबर 2, ताप, जिसको बोलते हैं टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर, ठीक है। देखो अपने पास 2 बर्तन है, ठीक है, अपने पास 2 बर्तन है, क्या है, 2 बर्तन, 1 2, दोनों बर्तन सेम है, साइज सेम है, ठीक है, बना नहीं है लेकिन समझ लेना साइज सेम है। अगर इसको गर्म करूँ किस पे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसे गर्म करूँ किस पे, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहाँ पे लिख देता हूँ, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो जो वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण की दर क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है, क्या होगी, बढ़ेगी। देखो ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, यह 70 डिग्री सेंटीग्रेड। आप मुझे बताओ कि ज़्यादा वाष्पीकरण कहाँ से होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ से वाष्पीकरण कम होगा लेकिन यहाँ से वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका तापमान कम है, किससे, इससे। इसका तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है, ज़्यादा है, किससे, इससे। तो यहाँ से वाष्पीकरण अधिक होगा, तो टेम्परेचर बढ़ा, तो देखो तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, बढ़ेगी, वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सरफेस एरिया बढ़ा तो जो वाष्पीकरण की दर थी वो इंक्रीज हो गई, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वाष्पीकरण की दर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं अगला है तीसरा है अपना ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, ठीक है। पहले आर्द्रता क्या होता है, आर्द्रता तो आपने देखा होगा कि वायु में पानी के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। आपने गर्मी के दिनों में देखो, आपको 2 कंडीशन देता हूँ। एक, आप ठंड का समय है, आप कपड़ा फैलाओ, ठीक है, ठंड के समय में आप कपड़ा फैलाओ, और एक गर्मी के समय में आप कपड़ा फैलाओ डोरी पर। कौन सा कपड़ा पहले सूखेगा, पहले सूखेगा? आप बोलोगे सर गर्मी में जो कपड़ा है वो पहले सूख जाएगा। गर्मी में कपड़ा क्या होगा, पहले सूख जाएगा। क्यों गर्मी में कपड़ा पहले सूखेगा? तो क्यों सूखेगा? तो क्योंकि गर्मी में जो हवा होती है, उसमें जो पानी के मॉलिक्यूल होते हैं उसमें कम होते हैं। लेकिन जब ठंडी में आप देखोगे कोहरा पूरा छाया हुआ रहता है, क्योंकि ठंडी में जो
हवा होती है, हवा, उसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, उसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। वायु में जल होता है, जल के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि सुबह सुबह हवा में थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे कोहरा टाइप आपको घिरा रहता है, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, तो अगर हवा में पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा है, आर्द्रता अगर ज़्यादा है तो क्या होगी, तो जो वाष्पीकरण की दर है वो घट जाएगी, वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। अगर पहले से ही हवा में पानी है तो क्या पानी और भाप बनेगा जल्दी नहीं बनेगा। जब हवा में पानी की कमी होगी तो क्या होता है, वाष्प जल्दी मतलब कि उसकी जो दर है वो जल्द मतलब इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर ह्यूमिडिटी आर्द्रता अगर आर्द्रता ज़्यादा है, आर्द्रता बोले तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा है, तो उसके बाद देखेंगे कि जो वाष्पीकरण है, जो इवेपोरेशन है, वाष्पीकरण की दर वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। अगर पहले से ही हवा की आर्द्रता अधिक है, हवा में पहले से ही पानी अधिक है तो वाष्पीकरण अधिक नहीं होगी, ठीक है, स्लो होगी। लेकिन गर्मी के दिनों में क्या होता है, हवा में आर्द्रता कम होती है, हवा में उपस्थित पानी के मॉलिक्यूल कम होते हैं, तो उसमें क्या होती है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। और अगर आर्द्रता कम है, हवा में उपस्थित पानी की मात्रा, पानी के मॉलिक्यूल, जल के मॉलिक्यूल कम है, तो क्या होगा, तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें थी। एक चीज़ और है, वो है, देख लेते हैं, वो है हवा, वो क्या है, वायु, जिसको बोलते हैं विंड, ठीक है। हवा पे कैसे निर्भर करती है, तो देखो, आपने देखा होगा कि ठंडी के दिनों में जब कपड़ा नहीं सूखता है, आपने देखा होगा कि ठंड में जब कपड़े नहीं सूखते हैं तो कपड़ों को पंखे के नीचे रखा जाता है, पंखा जो होते हैं, पंखा, ठीक है, फैन, ठीक है, उनके नीचे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हवा की जो स्पीड है, हवा बहुत अधिक तेजी से गति करने लगता है, ठीक है, जिससे होता क्या है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। कैसे, तो देखो, इसके ऊपर विचार कर लिया जाए, ठीक है। तो देखो, अपने पास एक बर्तन है जिसमें पानी है और उसमें से वाष्पीकरण हो रहा है। देखो, अगर जो वाष्पीकरण थोड़ा हुआ, इसे आप फूंक दोगे तो वो चीज़ चली जाएगी, वाष्पीकरण जो हो रहा था वो चीज़ चली गई, तो यहाँ पे जगह खाली हो गया। देखो, यहाँ पे जगह खाली हो गया तो तुरंत और अधिक, ये भी क्या होगा, तुरंत फिर से वाष्पीकरण होने लगेगा। फिर से आप फूंक दोगे तो ये क्या होगी, ये जो वाष्पीकरण है ये हट जाएगी, दूसरी जगह चले जाएगी, तो यहाँ पे जगह खाली हो जाएगा, तो वाष्पीकरण फिर से फटाक से हो जाएगा, ठीक है, तुरंत हो जाएगा, तुरंत इमीडिएटली होता है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कि आप कप में अगर आप चाय या कॉफ़ी कुछ लेते हो तो उसे आप फूंकते हो ना। क्यों फूंकते हो? क्योंकि जब उसमें से भाप निकल रही थी तो आपने क्या फूंका, वो भाप कहीं और चली गई और वहाँ की जगह खाली हो गई, तुरंत भाप बन जाता है, तुरंत इवेपोरेशन की दर बढ़ जाती है। इवेपोरेशन की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब आपने फूंक मारा तो भाप कहीं और चली गई और वहाँ पे जगह खाली हो गया, जिससे कि तुरंत फिर से भाप दूसरा बन जाता है, फिर से जो है वो इवेपोरेशन की दर बढ़ जाती है, ठीक है। तो वायु की गति बढ़ने से इवेपोरेशन की दर बढ़ जाती है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी कि आपको वाष्पीकरण के बारे में अच्छे से डिटेल में बताया जाए। और आपने देखा दाब का क्या प्रभाव होता है, आपने देखा कि इवेपोरेशन क्यों होता है, कैसे होता है और क्या होता है, किस किस
चीज़ पर निर्भर करता है, ये भी आपको बता दिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। एक लेक्चर इस चैप्टर का और आएगा, ठीक है, लास्ट लेक्चर आएगा जिसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि वाष्पीकरण और क्वथनांक में क्या अंतर है। पहले तो इसके बारे में, वाष्प दाब क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में और कुछ अच्छे प्यारे प्यारे प्रश्न देख लेंगे, जिससे कि थोड़ा और दिमाग अच्छे से स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो अगला टॉपिक इसके अगले लेक्चर में करेंगे। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसको आप नोट्स बनाते जाओ। किताबों की कदर करो, दुनिया अपने आप आपकी कदर करेगी, दुनिया अपने आप आपकी कदर करती जाएगी। मेरे दोस्त, किताबों की कदर किया करो। ओके, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।